ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। संविधान सभा में आरक्षण को लेकर क्या हुआ? समता बनाम योग्यता की स्थिति पर जमकर हुई बहस। आजादी के बाद की पहली जनगणना में बहस पर इस बात पर चर्चा शामिल थी कि जाति को एक पैरामीटर के रूप में शामिल किया जाए या नहीं। अंबेडकर इस बात पर स्पष्ट थे कि एक अद्यतन डेटाबेस नीतिगत उपायों को तैयार करने और भारत में विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में क्यों सहायक है। कांग्रेस पार्टी 1951 की आजादी के बाद पहली जनगणना सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्यों के लिए जाति आधारित डेटा एकत्र करने का विचार का समर्थन किया। हालांकि इसका मतलब यह होगा कि जाति की जनगणना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक ही सीमित होगी। इस तर्क के बाद नेहरूवादी नेतृत्व के तहत राज्य ने अनुसूचित श्रेणियों को छोड़कर जातिवार जनसंख्या गणना नहीं करने का नीतिगत निर्णय लिया। 1951 की जनगणना के आंकड़े क्यों सार्वजनिक नहीं किए गए? सकारात्मक कार्रवाई के प्रयोजनों के अलावा जाति आधारित डेटा के संकलन को विडंबनापूर्ण रूप से जाति व्यवस्था को मजबूत करने के रूप में देखा गया। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के बाद जाति पर 1951 की जनगणना के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। गोपनीयता, संभावित दुरुपयोग, सामाजिक अशांति और यहाँ तक कि सटीकता के साथ ऐसे डेटा को इकट्ठा करने की राज्य क्षमता की चिंताओं को कारणों के रूप में उद्धृत किया गया था। इनमें से कई चिंताएं ऐसे विशाल और संभावित विवादास्पद डेटा को संसाधित करने की प्रशासनिक चुनौतियों के बीच जाति जनगणना पर बाद की बहस में देरी हुई, जिसे बाद में टाला नहीं जा सका। फिर राष्ट्रीय एकता की भव्य कथा को महत्वपूर्ण रूप दिया गया। भारतीयों को एक बार और हमेशा के लिए जाति से परे जाना था। आजादी के बाद से लगभग 30 वर्षों के निर्बाध कांग्रेस शासन में जाति और इसकी गणना संसदीय बहसों में कमजोर आवाज बनकर रह गई। जातिगत आरक्षण पर नेहरू और अंबेडकर। नेहरू और अंबेडकर दो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। एक का जन्म उच्च वर्ग महानगरीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जबकि दूसरे ने ग्रामीण महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक सामाजिक रूप से बहिष्कृत दलित परिवार में जन्म लिया था। नेहरू को धर्म के प्रति किसी भी झुकाव वाले व्यक्ति की तुलना में एक धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी और बौद्धिक रूप से अधिक वर्णित किया जाता है। जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण पद्धतिगत था, दक्षता को प्राथमिकता देना और अतीत के रोमानी आदर्शों का आधुनिकीकरण करना। उन्होंने और अंबेडकर ने कई समानताएं साझा की। एक युवा के रूप में भेदभाव को देखने के बाद अंबेडकर का उस समय आरएसएस द्वारा प्रस्तावित हिंदू धर्म की अवधारणा से भी मोहभंग हो गया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने के बाद ज्ञान के संचय के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध थे। हालांकि अंबेडकर ने सामाजिक अन्याय को करीब से देखा, जबकि ब्राह्मण परिवार में जन्मे नेहरू को यह सब नहीं झेलना पड़ा। इसलिए जबकि नेहरू ने जाति की राजनीति के हानिकारक प्रभावों के बारे में लिखा, वे इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, जैसा कि अंबेडकर ने वकालत की थी। एक पुस्तक में वसंत मून ने अंबेडकर की कांग्रेस की तीखी आलोचना और नेहरू के जाति दृष्टिकोण पर विस्तार से बताया। वे लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार एक राजनीतिक क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके पहले सामाजिक धार्मिक क्रांति न हो। लेकिन कांग्रेस ने जाति को खत्म करने के उद्देश्य से सामाजिक क्रांति के लिए कभी काम नहीं किया। अंबेडकर के अनुसार पिछड़े वर्गों को कुछ राहत का सामना करने का एक अलग तरीका निर्वाचक मंडल था। उनकी प्रस्तावित प्रणाली के तहत दलितों को केवल राजनीतिक प्रतिनिधियों में आरक्षित सीटें प्राप्त होंगी, बल्कि वे अकेले दलित आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में दलित उम्मीदवारों को वोट देने में सक्षम होंगे। अंग्रेजों के अधीन यह अधिकार मुसलमानों तक बढ़ा दिया गया था। गांधी ने इस प्रस्ताव को जोरदार तरीके से खारिज कर दिया। 1932 में आमरण अनशन करने का संकल्प लिया जब तक इसे छोड़ नहीं दिया जाता। परिणाम समझौते को पूना पैक्ट का नाम दिया गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।